सूनयांग कॉर्प ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा निगम है जिसका वार्षिक राजस्व लगभग 300 ट्रिलियन वॉन है और लगभग अकेले ही शुद्ध लाभ 30 ट्रिलियन वॉन कमाता है। यहाँ एक ऑटोमोटिव, जहाज निर्माण, दूरसंचार, भारी उद्योग, रसायन वितरण, फैशन और खाद्य उत्पादन सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये कहना काफी है कि सूनयांग का दक्षिण कोरिया के हर एक उद्योग में काफी प्रभाव पड़ता है। जब एक गांव का साधारण लड़का जो एक छोटे कॉलेज में पढ़ता था एक बड़ी और नामी कंपनी में नौकरी मिल गई तो उसने ये दिखा दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस खुशी में मेरे पापा ने सब रिश्तेदारों को बुलाया और मेरी नौकरी लगने की खुशी में खाने का दावत रखा। मेरी तरक्की हुई और मुझे सूयांग कंपनी के बड़े ऑफिस में काम करने भेजा गया तो मैं बहुत खुश हो गया, जैसे मेरा सपना पूरा हो गया हो। लेकिन जल्द ही मैं ऑफिस में साफ सफाई करने वाले के काम से परेशान हो गया था। मुझे हर बार कंप्यूटर के गंदा होने पर उसे साफ करना पड़ता था, लेकिन मेरे लिए कुछ काम आसान था और कुछ बहुत गंदे और मुश्किल। मुझे बस यही काम करना था। लेकिन मैंने आगे बढ़ने की सोची, इसीलिए मैं अंग्रेजी सीखने लगा और खाली समय में बिजनेस के बारे में जानने लगा। और मैं ये ठान चुका था कि कंपनी के लिए मुझे जरूरी बनना है और लोग मुझ पर भरोसा कर सके। आखिर में मेरी मेहनत काम आई और तो और लोगों ने मेरे काम को पहचाना भी। सूयांग कंपनी के बड़े बड़े लोग भी मुझे जानने लगे हैं और जब भी कोई जरूरत होती थी तो सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता था। जब भी उन्हें छोटी या बड़ी किसी भी परेशानी को संभालना होता था तो वे मुझे ही बुलाते थे। मैं ही था योन वो योन, और वे इसलिए मुझे याद करते थे क्योंकि मैं वहाँ 13 साल तक काम किया। दक्षिण कोरिया की ज्यादातर बड़ी कंपनियां परिवारों के ही पास होती हैं। मैं शायद इकलौता बाहरी आदमी था जिसे उस परिवार के बारे में सब कुछ पता था। इससे साफ था कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया कि अपना $700 मिलियन का छुपा हुआ पैसा मेरे बैंक खाते में डाल दिया। पैसा करीब $700 मिलियन था। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ समय के लिए शांत रहो और पूर्वी यूरोप में रुके रहो। जैसे ही जांच खत्म होगी मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम ये पैसा मेरे खाते में वापस भेज देना। मैंने पूछा, क्या सच में पैसे को मेरे खाते में डालना ठीक था? उसने कहा, सब ठीक है ह्योनवू, मैं तुम्हें इतना मानता हूँ कि अपनी बीवी से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये पैसा मैं सिर्फ तुम्हें ही दे सकता हूँ। मैंने सूनयांग परिवार का पूरा भरोसा जीत लिया था। अब मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी, एक ऐसे इंसान की तरह जिस पर सब भरोसा करते थे। मैं ये बातें सोचते हुए जा रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं और मेरा नाम लेकर कहते हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर यून, आप लंबी उड़ान से थक गए होंगे। मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मैंने पूछा, आप लोग यहाँ क्यों हैं? उन्होंने कहा कि सीईओ ने हमें हर दिन के मामलों में आपकी सहायता करने के लिए यहाँ भेजा है। मैंने कहा, मेरी सहायता करने? मुझे लगा कि यहाँ मेरी नौकरी ही एक बड़ा राज है, अंदर के लोगों को भी पता नहीं है और तुम लोग मेरी मदद करने आए हो। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने उन्हें मना भी किया, तभी उनमें से एक ने जबरदस्ती करते हुए मेरे पीछे बंदूक तान दी और मुझसे कहा कि बॉस ने हमें साफ कहा है कि तुम्हारा साथ देना है, इसलिए कुछ मत बोलो और हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा, चलो चले। मैं गुस्से में था और सोच रहा था कि ये नहीं हो सकता, कि क्या इस तरह से वो लोग मुझे धोखा देंगे। उन्होंने मुझे अपनी कार में बैठाया और कहीं ले जाने लगे। मैंने गुस्से में कहा कि मैंने सूनयांग कॉर्प के लिए एक वफादार कुत्ते की तरह पूरे 13 साल की ईमानदारी से सेवा की और मेरे पास बचा क्या है। मैं सोच रहा था कि वो मुझे बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं सीईओ से बात कर सकता हूँ? बस 1 मिनट काफी है। उन्होंने कहा, सपने देखते रहो, ये नहीं हो सकता। तुम एक मामूली जनरल मैनेजर हो, तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा, तो फिर आप लोग ही बॉस को फोन करो और उसे बता दो कि उन्होंने मुझे जो काम कहा गया था वो कर दिया है और अब मैं चुप रहूंगा। मैं विदेश चला जाऊंगा, साउथ अमेरिका या यूरोप, और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। तभी दूसरा आदमी गुस्से से मेरा नाम लेते हुआ बोलता है कि चुप रहो और अपनी जगह पर बैठ जाओ, और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मम्मी पापा और पत्नी का भी वही हाल हो जो तुम्हारा हुआ है तो शांत रहो। मैं चौंक जाता हूँ कि उन्हें मेरे मम्मी और पापा के बारे में कैसे पता। वो बोलता है कि तुमको अपने परिवार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता को मुआवजे के तौर पर अच्छा खासा पैसा देंगे और ये भी तय करेंगे कि तुम्हारी पत्नी अमेरिका जाकर वहाँ आराम से अपना बाकी जीवन बिता सके। ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ क्योंकि मुझे उनके तरीके पता है।
वो मुझे मार देंगे और चोरी के पैसे के मामले में मुझे और दूसरों को फंसा देंगे। और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो मेरे परिवार को ये सब फायदे देंगे और उन्हें छोड़ देंगे। और तो और, मेरी मौत के बाद अगर वे मुझे बदनाम करेंगे तो फिर मेरे परिवार को कुछ क्यों देंगे? मुझे निकालने के बाद जो पैसे मिलने थे वो भी मुझे नहीं मिलेगा। और फिर वे मेरे परिवार पर केस करेंगे और मेरी सारी संपत्ति जब्त करवा लेंगे, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया था। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी कार धीरे धीरे रुकती है और वो लोग मुझे कहते हैं, कार से बाहर निकलो। मैं कार से बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि कार एक बड़ी झील के पास रुक जाती है, क्योंकि मैं उस झील पर पहली बार गया था। मुझे उस झील का नाम नहीं पता था और यही मेरी कब्र बनने वाली थी। मैं झील की तरफ ही देख रहा था, तभी पीछे से आवाज आता है कि कोई आखिरी इच्छा। मैं पीछे देखता हूँ तो उनमें से एक मेरी तरफ बंदूक लिए हुए खड़ा होता है। मैं बहुत डर जाता हूँ। फिर तभी बैंग, वो गोली चला देता है। मुझे कुछ समय के लिए अंधेरा सा दिखाई देता है। तभी मैं अपने आप को एक कार के पीछे पाता हूँ। मैं बहुत डर जाता हूँ और सोचता हूँ, क्या ये फिर से वही सपना है? मैं देखता हूँ कि मैं एक बच्चे के शरीर में हूँ। मुझे इस शरीर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अब भी अपने पिछले जीवन के सपने देखता हूँ। तभी आवाज आती है कि क्या बात है डोजुन, तुम ठीक तो हो ना? ये आवाज सुनते ही मैं सहम सा गया। वो आवाज मेरी माँ की है, जो एक नई अभिनेत्री थी, जो सिर्फ एक ही फिल्म से बहुत मशहूर हो गई थी, लेकिन फिर वो जल्दी ही इस फिल्मी दुनिया से दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता से शादी करने का फैसला किया, जो उनके बहुत बड़े फैन थे। मैं थोड़ा सहमा हुआ था। तभी मेरे बाजू से आवाज आता है कि तुम ठीक तो हो? तुम तो मरी हुई मछली की तरह तड़प रहे थे भाई। तुम छोटे, मेरा मतलब है बड़े भाई। मुझे इस तरह देखकर मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया या कुछ और? तुम पीले दिख रहे हो। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं सच में ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत करो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो डॉजून। मम्मी परेशान है क्योंकि तुम अचानक बहुत समझदार हो गए हो। ओह सच में? मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मेरा मतलब है मैं भी उतना ही परेशान हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। आज 26 जून 1987 है। मेरे पिछले जीवन में मरने से लगभग 30 साल पहले की तारीख और 3 महीने पहले मैं सुन यांग कंपनी के संस्थापक और CEO यांग चॉल जिन के सबसे छोटे पोते डॉजन जिन के शरीर में जागा था। मैं फिर से जन्म लेकर उस परिवार के 10 साल के सबसे छोटे पोते के शरीर में आ गया, जिसने मेरे पिछले जीवन में मेरी हत्या का आदेश दिया था। इसका क्या मतलब है और अब मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? अपने पिछले जीवन में मैंने तो बस सुनयांग कंपनी में एक आम कर्मचारी की तरह काम किया था और इन लोगों से तो मैं कभी मिला भी नहीं था, क्योंकि उन्हें सुनयांग परिवार के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग रखा गया था। मतलब वे कभी कंपनी के आसपास भी नहीं गए थे। जैसा मैंने सुना था कि ये सब उनकी शादी की वजह से हुआ था। सुनयांग के मालिक और CEO यांग चेओल जिन अपने सबसे छोटे बेटे से बहुत नाराज थे, क्योंकि उसने सबके मना करने के बाद भी एक अभिनेत्री से शादी करने की जिद की। परिवार ने मजबूरी में शादी की इजाजत दी, क्योंकि वो उस वक्त मेरे बड़े भाई के साथ गर्भवती थी। उन्हें सुनयांग के बिजनेस से पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। फिर भी सच कहूं तो मुझे इन दोनों के लिए थोड़ा सम्मान था। जहां बाकी भाई बहन कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चालें चल रहे थे, साफ साफ कहें तो मेरे अभी वाले मम्मी पापा पहले ही उस गंदे माहौल से दूर हो चुके थे और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सच कहूं तो मुझे उनके लिए बहुत सम्मान था, और अब किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि मैं उनका सबसे छोटा बेटा बन गया हूं। कितनी अजीब बात है ना। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस तरह अपनी जिंदगी जीने वाला हूँ और एक अमीर बच्चे का जीवन जीने वाला हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ दोबारा लौटूंगा। 4 बड़ी इमारतें जो 9 एकड़ की जमीन पर बनी हैं। ऊपर 3 मंजिलें हैं और नीचे कोई बेसमेंट नहीं। 50 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह है। इस बड़े से महल को घेरने वाली बाउंड्री वॉल ही 415 गज लंबी है। यही वो जगह है जहाँ यांग चेओल जिन, सुनयांग कंपनी के संस्थापक और CEO रहते थे। उनके मरने के बाद ये घर उनके सबसे बड़े बेटे योंगी जिन को मिला। यही वो जगह है जहां मैं पहली बार सुनयांग में नौकरी मिलने के बाद सामने वाले आंगन से घास साफ करने के लिए आया था। मैं यहाँ अपने काम के सिलसिले में अपने माँ बाप के घर से भी ज्यादा बार आया हूँ, और आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ
क्योंकि ये सून यांग के सीईओ यांग चेओल जिन का जन्मदिन है। मैं जानता था ये वही नजर है जिसमें बेइज्जती साफ दिख रहा है। वो लोग मेरे माता पिता को नमस्ते तक नहीं कह रहे, जबकि वो लोग जानते हैं कि हम कौन हैं। ये डोजुन के चाचा, उनकी पत्नियां और चाचियां अपने पतियों के साथ हैं। ये सब लोग लालची और बहुत ज्यादा मतलबी हैं। वो अपने ही पिता की मौत का इंतजार कर रही हैं ताकि सून यांग कंपनी से जो भी हिस्सा मिल सकता है वो ले सकें। तभी उनमें से एक ने हमें देखा और कहा, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? कहीं तुम अब भी खुद को कोई सेलिब्रिटी तो नहीं समझ रहे? क्या हो तुम, कोई सुपरस्टार जो सबको इंतजार करवाते हुए आखिर में आते हो? मैं सोचता हूँ कि वो डायन कौन है। वो जानी पहचानी सी लगती है। माफ कीजिए, हमें लगा कि यही सही वक्त है आने का। उफ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अब भी वैसे ही आलसी हो जैसे पहले थे। रुको, अब मुझे याद आया, वो वही औरत है। हर बार जब मैं उसे देखता था उसके साथ कोई नया और उससे बहुत छोटा बॉयफ्रेंड होता था, जबकि उसकी उम्र 70 के आसपास थी। मुझे हंसी तो इस बात की आई कि अब वो थोड़ी जवान लग रही है, लेकिन गुस्सा अभी भी पहले जितना ही है। और उसने मुझे उसके लिए जो जो काम करना पड़ा था वो बहुत बुरा था। मैं उसे देखकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया, लेकिन तभी उसने मुझे हंसते हुए देख लिया और कहा, क्या तुम अभी हंसे? तुम्हें ये मजाकिया लग रहा है बच्चे? मैंने कहा, लेकिन मैं तो हंस भी नहीं रहा था। वो औरत बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? तुम खुद को समझते क्या हो? ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है और ये बच्चा तो बस। उसकी ये बात पूरी नहीं हुई थी, तभी पीछे से किसी दूसरे आदमी की आवाज आती है कि मेरे घर में इतनी तेज आवाज कौन कर रहा है। हम सभी ने पीछे मुड़ कर देखा, तभी कोई सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। एकदम से सभी से शांत हो गए। ये वही थे, सून यांग कंपनी के मालिक और मेरे दादाजी। वही इस कॉर्पोरेट साम्राज्य के राजा हैं। सून यांग में हर कोई उन्हें जानता है, यहाँ तक कि उनके अपने बच्चे भी उनसे डरते हैं। हाँ, वे शायद उस इंसान से कम और उसकी दौलत और ताकत से ज्यादा डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्हें कंपनी के शेयर नहीं मिले तो उनके बाकी भाई बहन वो हिस्सा ले लेंगे जिसे वो अपना मानते हैं। उन्हें ये भी डर है कि कहीं उनका शाही रुतबा न छिन जाए। इन्हीं सब वजहों से वे अपने पिता से डरते हैं। उस कमरे में सभी लोग उनसे डरते थे और मेरा भाई भी, लेकिन मैं उन्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा उन्हें देखकर बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मुझे अब समझ आ गया कि उन्होंने शादी की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि मेरी मम्मी उस समय मेरे भाई के साथ प्रेग्नेंट थी। अब समझ आया कि मेरा भाई भी उनसे इतना क्यों डरता था। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। अब तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। फिर तभी उन्होंने हमें देखते हुए कहा कि हे भगवान, आखिरी बार मैंने तुम्हें कब देखा था? मुझे तो वो भी याद नहीं। क्या दादाजी ने तुमसे बार बार आने को नहीं कहा था? मुझे बहुत दुख है कि तुम नहीं आए, मेरे प्यारे बच्चों। उनके मुंह से ये सब बात सुन रहा था, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा ही नहीं हुआ कि वो हमारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कैसे कर रहे हैं। तभी उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि दादाजी तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम नहीं जानना चाहो कि वो क्या है? मेरे नजरों के सामने जो हो रहा था उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। सभी लोग मुझे गुस्से से देखने लगे, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा को भी यकीन नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो सिर्फ मेरे साथ ही इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मिस्टर जिन, आपको 66वें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग मिस्टर जिन को शुभकामनाएं दे रहे थे। उनके बेटे और उनके पोते उनके साथ थे। बोल रहे थे, आज का दिन वाकई बहुत खास है। जन्मदिन मुबारक हो पापा। हम सब आपकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। हैप्पी बर्थडे दादाजी। सभी लोग मिस्टर जिन को बधाइयां दे रहे थे और एक तरफ मेरे मम्मी पापा पार्टी में काम करने वाले वेटर की तरह काम कर रहे थे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तरफ सभी लोग पार्टी के मजे ले रहे थे और हमें काम करना पड़ रहा था। अरे जरा टेबल पर कुछ और खाना लाओ। ओ यौन, एक बर्फ वाला ठंडा पानी ले आओ। और हाँ, ये खाली प्लेटें भी हटा दो। अब भी वहीं क्यों खड़े हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो लोग हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप सभी को इंतजार करवा रही हो। यहाँ
आओ और काम करो। ओह ठीक है, ये लोग तो हद कर रहे हैं, मेरी माँ से भी बिना सोचे समझे काम करवा रहे हैं, और मैं भी, जबकि यहाँ 10 से ज्यादा सर्वर मौजूद हैं। मुझे मेरी मम्मी देखते हुए बोलती है, दोजुन तुम वाकई बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं अब भी खुद को बिल्कुल अलग इंसान की तरह जीते हुए थोड़ा अजीब महसूस करता हूँ, लेकिन अगर मैं आज इस नई जिंदगी में ढल पाया हूँ तो वो सिर्फ दोजुन की माँ की वजह से है। उनकी दयालुता बेमिसाल है और बहुत अच्छी है। अब आलसी मत बनो, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो जाओ बर्तन धो। ठीक है, मुझे धैर्य रखना होगा, मैं सब कुछ सहूंगा। मैं ये पक्का करूंगा कि मेरी माँ को वो इज्जत मिले जिसकी वो हकदार हैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये लोग मेरी माँ से ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि दादाजी मेरे माता पिता को निजी नजर से देखते हैं। पीछे से मेरे दादाजी आते हैं और बोलते हैं, तो डोजुन आपको क्या लगता है, आप एक घोड़ा चाहते थे इसलिए दादाजी ने आपको एक घोड़ा ला कर दिया? अच्छा, क्या आपको ये पसंद आया? मैं सोचता हूँ एक घोड़ा। मुझे लगता है कि डोजुन ने उससे कहा था कि वो एक घोड़ा चाहता है इससे पहले कि मैं उसका शरीर संभालूं। एक घोड़ा जिसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये कितनी अजीब बात है, वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? शायद उन्हें इस बात का थोड़ा पछतावा है कि उन्होंने मेरे पापा को बिजनेस से बाहर कर दिया। हो सकता है इसी वजह से आज वो मेरे लिए इतना नरम बर्ताव कर रहे हों। ये वही शादी है जिसका उन्होंने आखिर तक विरोध किया था, और अब वो अपने मन की बात बदल नहीं सकते, वरना लोग उनको बेवकूफ समझेंगे। इसलिए अब वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है यही वजह है, और सच कहूँ तो मुझे ये बात सही भी लगता है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही एक बार मर चुका हूँ। तो क्यों ना मैं ये भी देख लूं कि वो मेरे साथ सच में कितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। दादाजी, हाँ, मुझे प्लास्टिक का घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे असली घोड़ा चाहिए। क्या? मुझे असली कार पसंद है, वहाँ पर खिलौने वाली से बेहतर। मुझे बाथटब में तैरने वाली खिलौना नाव नहीं चाहिए, बल्कि एक असली नाव चाहिए जो समुद्र के ऊपर तैरती हो। फिर मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। दोजुन, क्या आप जानते हो कि जब आप असली कहते हो तो आपका क्या मतलब होता है? मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए, मुझे वही जवाब देना चाहिए जो एक बच्चा दे सकता है। हाँ, कुछ ऐसा जो दादाजी बनाते हैं। आप तो असली कारें बनाते हैं दादाजी, और असली नावें, असली टीवी भी। मुझे ये सब चीजें बहुत पसंद हैं। मैं बोलता हूँ कि मुझे सोचकर हैरानी हो रही है कि दादाजी, मेरा मतलब है सुनयांग के सीईओ, इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या मैं उनकी नज़र में एक योग्य वारिस बनने की पहली परीक्षा पास कर पाया हूँ? दादाजी कहते हैं कि डोजुन, तुम्हें जो चाहिए वो पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत सारे मुश्किल काम करने होंगे। हो सकता है इसमें तुम्हारी जान भी जोखिम में पड़ जाए, या उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ नकली चीजें पसंद हैं तो तुम्हें कभी ऐसे खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यार, मगर मैंने तो अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत की थी। मेरी जान भी खतरे में थी, और पिछले जन्म में तो इससे भी बुरा हुआ था मेरे साथ। मेरे दादाजी बोलते हैं कि इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि तुमने असली घोड़ा रखने की जिद की थी। ठीक है, तुम्हें असली घोड़ा मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम अपने रिपोर्ट कार्ड में सारे सब्जेक्ट में A ग्रेड लाओगे तो अगले जन्मदिन पर मैं तुम्हें असली घोड़ा दूंगा। मैंने तो अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया था। मैंने अपनी कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत भी की थी, और अब ये मुझसे कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के लेवल पे सीधे A ग्रेड लाओ। दादाजी मुस्कुराकर बोलते हैं कि ये तो बहुत आसान होना चाहिए, है ना? मैंने भी हंसकर कहा कि बिल्कुल, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन क्या पता, सच कहूँ तो मैं खुद भी पक्का नहीं कह सकता कि सारे A ला ही पाऊंगा। थोड़ी टेंशन तो है। ठीक है, मतलब मुझे अपने रिपोर्ट कार्ड में सीधे A ग्रेड लाने हैं, है ना? हाँ, दादाजी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं सोचते ही जा रहा था कि मैं एक एक करके सब कुछ बदल दूंगा, कि तभी पीछे से आवाज आता है कि अरे सुनो तुम दोनों, मेरे पीछे आओ। दादाजी ने कहा कि आप बच्चों को खेल के कमरे में खेलना चाहिए। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो घबरा जाता हूँ। वो तो वही आदमी है जो मुझसे कहता था, ह्योनवू, मुझे तुम पर अपनी पत्नी से भी ज्यादा भरोसा है। मेरी हत्या के पीछे का आदमी,
मुझे शांत होने की जरूरत है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी ह्योनवू यून नहीं हूँ, मैं डो जुन जिन हूँ। मेरा भाई और मैं खेल के कमरे में जाते हैं। हम देखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। वहाँ सभी रिश्तेदारों के बच्चे थे। तभी अचानक मेरे पीछे से एक बच्चा मुझे धक्का देकर खिलौने वाले घोड़े की ओर जा रहा था। देखो एक घोड़ा, देखो एक घोड़ा, ये बोलते बोलते खिलौने के ऊपर चढ़ गया और जोर जोर से बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ पहले आया हूँ। मुझे उन बिगड़े हुए बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। मुझे लगता है कि वो भी ऐसे ही बर्ताव का आदी हो गए हैं जैसे मेरे परिवार के बाकी लोग। मैं उसे सबक सिखाने जा ही रहा था, तभी मेरा भाई मुझे रोकता है और बोलता है, भाई ऐसा मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ करना मेरे भाई, लेकिन मेरा इसे ऐसे ही छोड़ देने का कोई इरादा नहीं है। मैं उसके पास जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चलो सोचते हैं। सबसे पहले तो मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा ताकि उसे तमीज़ सीखने की ज़रूरत समझ आए, और फिर मैं अपने बिजनेस वाले दादाजी पर एक गहरी छाप छोड़ूंगा। मैंने कहा कि वो घोड़ा मेरा है। क्या कहा? तो नीचे उतर जाओ, वो घोड़ा मेरा है। तो क्या हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। हाँ, इस बच्चे को देखो। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने घोड़े पर जोर से लात मार दी। मैंने इतनी जोर से लात मारी कि वो बच्चा और घोड़ा दोनों जमीन पर गिर गए और बच्चा उस घोड़े के नीचे दब गया और जोर से चिल्लाने लगा कि मेरा पैर, मेरा पैर। दूसरे बच्चे कहने लगे कि मैं उसके माँ और पिता को फोन करता हूँ। फिर मैं उस बच्चे के पास गया और बोला कि यार, अब से मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करने के बारे में कभी मत सोचना, समझ गए? गैंजुन। फिर उसकी मम्मी वहां आ जाती है। वो लड़का बहुत जोर जोर से रो रहा था। वाह मम्मी, ओ मेरे बच्चे, क्या आप ठीक हैं? वहां सभी लोग आ गए थे। हे भगवान, मेरी माँ को देखो, वो तो बिल्कुल हैरान रह गई है। यार, अब तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगने लगा है। तभी गैंगजुन की मम्मी मुझे जोर से एक थप्पड़ मारती है। तुमने गैंगजुन के साथ ऐसा किया है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बचाने के लिए मेरी मम्मी मुझे जोर से गले लगा लेती और मुझे बचाती है। रास्ते से हट जाओ। मेरे बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। फिर वहां मेरे दादाजी आ जाते हैं। बोलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हमारे यहाँ अभी भी घर के बाहर मेहमान बैठे हैं। तमाशा बंद करो और गैंगजुन को फौरन अस्पताल ले जाओ। मिस्टर जिन कहते हैं कि डोजन को छोड़कर सभी लोग चले जाएं। मैं और मेरी मम्मी दोनों घबरा जाते हैं। मैं आपसे बाद में मिलूंगा मम्मी। फिर मेरी मम्मी वहां से चली जाती है। दादाजी बोलते हैं, क्या आपने सच में ऐसा किया? मैंने कहा, हाँ, ये मैंने किया। क्यों? आपने ऐसा काम क्यों किया, खासकर अपने चचेरे भाई के साथ? मैंने कहा, क्योंकि वो मेरा घोड़ा है और आपने इसे मुझे उपहार के रूप में दिया था दादाजी। लेकिन गोजुन ने मुझे धक्का दिया और मुझसे पूछे बिना ऐसा व्यवहार किया जैसे कि ये घोड़ा उसका हो। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की। मैं इसे खुद ही नष्ट करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि कोई और आकर इसे मुझसे छीन ले। मैंने ये सब बातें दादाजी को बोल तो दी, अब देखना ये है कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे सच में जानना है कि वो मुझसे क्या कहेंगे। मुझे पहले से पता था। मुझे पता था कि यांग च्योल जिन अपने पोते पोतियों में ऐसा ही रवैया देखना चाहते हैं। एक साम्राज्य का राजा कभी भी अपनी जमीन का 1 इंच भी छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा अरियल और जिद्दी स्वभाव जरूरी होता है ताकि वो न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर अपने दुश्मनों को हरा सके। मेरे दादाजी ने कहा, मुझे पता है कि आपका मन अपने ही रिश्तेदार को चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन फिर भी नतीजा ये हुआ कि उसे चोट लग गई। इसलिए इसके लिए एक सजा होनी चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं समझ गया दादाजी। वो कहते हैं, तो ठीक है, अब मेरे पीछे आओ। दादाजी मुझे एक कमरे में लेकर गए। जब मैं वहां गया तो मैं हैरान हो गया। ये तो वही जगह है जहां सून यांग के मुख्य बिल्डिंग की 27वीं मंजिल पर सीईओ का ऑफिस, यही यांगचे ओल जिन का असली दफ्तर है। असल में कंपनी के सारे बड़े और अहम फैसले यहीं पर लिए जाते हैं। ये जगह सिर्फ करीबी परिवार वालों और खास सहयोगियों के लिए ही है। सीधे शब्दों में कहें तो आप तभी यहाँ आ सकते हैं जब अपनी काबिलियत साबित कर दें। मैंने सून यांग परिवार के बटलर के तौर पर बहुत मेहनत की है।
मैं इस हवेली में बहुत बार आया हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं आज तक यांगचेओल्जिन के स्टडी रूम के अंदर कदम रखने के करीब भी नहीं पहुँच पाया था। लेकिन मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल ऐसे ही अपने नए शरीर में। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सबसे बड़े चाचा का बेटा यंगजुन मेरे पापा की जगह वहाँ बैठा है, और वो तो सिर्फ 20 साल का है। क्या इसका मतलब ये है कि चाचा योंगी के बाद अब वही विरासत का अगला वारिस है? फिर दादाजी अपने आदमियों से बात करते हैं। ठीक है सब लोग, मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि अब क्या होगा? आप जानते हैं कि वो एक बहुत ही अड़ियल और जिद्दी इंसान है। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे। मेरा मानना है कि वो आखिर तक अपनी जिद पर कायम रहेंगे। उसके सख्त रूप के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मतलब विरोध करने वालों को जबरदस्ती दबाना और बिल्कुल सटीक फैसला लेना। मैं तो यही सोच रहा था कि वो पहले से ही विरोधियों पर दबाव बना रहा है। क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि क्या वो अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है? हाँ सर। सैन्य? मैं सोच रहा था यहाँ आखिर हो क्या रहा है। शब्द ऐसे हैं जैसे अंत, दमन, सैन्य। ये तो बिजनेस मैनेजमेंट से तो बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे राजनीति में जो चल रहा है उससे ज्यादा गहरा मामला है। हमें दूसरे विकल्पों पर भी सोचने की जरूरत है। पूरे देश से 10 लाख से ज्यादा लोग विरोध करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। अगर वो सैनिकों को तैनात करता है तो ये संख्या 2 मिलियन यानी 20 लाख तक पहुंच सकती है। तो आप कह रहे हैं कि लोग डरेंगे नहीं। उनका क्रोध आग की तरह है जो हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रहा है। एक बुझती हुई आग ताकत से डरेंगे, लेकिन इस समय सेना की तैनाती केवल आग में घी डालने का काम कर रही है। मुझे यकीन है कि मौजूदा प्रशासन भी ये जानता है। तो क्या आप हमें क्या करने का सुझाव दे रहे हैं? बस प्रशासन के इस्तीफा देने तक इंतजार करें? क्या आपको विश्वास है कि अगला राष्ट्रपति विपक्षी पार्टी से होगा? संभावना है। बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन आप ये तो साफ समझ लीजिए, क्या आपको लगता है कि मैंने ये मीटिंग यूं ही किसी बेकार की बात पर टाइम खराब करने के लिए बुलाई है, जिस पर खुलकर बात भी ना की जा सके? माफ कीजिए सर। उपाध्यक्ष महोदय, क्यों ना आप ही हमें बता दें कि हमें किसका साथ देना चाहिए? हाँ सर। बताओ, कौन है वो? यही दोनों थे जिन्होंने मुझे फंसाया और मेरी हत्या का भी आदेश दिया। मुझे नहीं लगता कि ये प्रशासन इतनी आसानी से हार मानेगा। इसका उत्तराधिकारी भी बहुत ताकतवर है। इस सरकार को सत्ता में आए हुए 7 साल हो चुके हैं। इस दौरान छोटे बड़े न जाने कितने विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग टिके हुए हैं। मैं ये मानने के लिए इच्छुक हूँ कि ये विरोध केवल सामान्य से बड़ा है और बस। मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छी बात कही है सर। मैं सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। राष्ट्रपति तो अब से 3 दिन में खुद पद छोड़ने वाले हैं। इस वक्त तक ब्लू हाउस को तो पता चल ही गया होगा कि उनका अगला कदम क्या है। और यहाँ सूनेयांग कॉर्पे, जो देश का सबसे ताकतवर समूह है, उसे अभी तक कुछ नहीं पता। ब्लू हाउस दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निवास, जैसे अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है। क्या 80 के दशक में कंपनियां सच में ऐसे ही चलाई जाती थी? हे भगवान, मुझे पता है कि राजनीतिक हालात बहुत नाजुक हैं और सब लोग उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बस इसी में उलझे हैं कि किसकी पीठ थपथपाई जाए। मैं तो ये सोचकर आया था कि शायद मुझे कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आम कर्मचारी कभी नहीं सुनते, जैसे कि अधिकारी लोग भविष्य के लिए बिजनेस की क्या रणनीति बनाते हैं, कैसे तैयार होते हैं। पर यहाँ तो बस राजनीति की ही बातें हो रही हैं। और ये समझना कि दुनिया में आगे क्या बदलाव आने वाले हैं, ये जानना कि भविष्य में कौन कौन सी चीजें बदलेंगी और वो बदलाव कब होंगे। बहुत हो गया, आप सबको यहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अपने कान खुले रखना और जानकारी जुटाते रहना। पूरी मीटिंग का मकसद बस ये तय करना था कि किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की चमचागिरी करनी है। अब उठ सकते हो। उफ, मेरे पैरों में तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। इतनी देर तक घुटनों के बल बैठा रहा कि सुन्न हो गए। मैं तुम पर गर्व करता हूँ टोजुन। तुम बहुत देर तक घुटनों के बल बैठे रहे, लेकिन ना तो तुम्हारे चेहरे पर शिकन आई, ना ही तुम हिले। जबकि बड़े लोग भी इतनी देर तक टिक नहीं पाते। थोड़ा बहुत तो जरूर हिलते डुलते हैं, क्योंकि असहज हो जाता है।
लेकिन तुमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। यार, मुझे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि कितना समय बीत चुका है, क्योंकि मैं सबकी बातें सुन रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अंत भला तो सब भला। अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अचानक इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ओह, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि शायद डोजुन अपनी असली भावनाएं कभी खुलकर नहीं बता पाता, क्योंकि लोग उसे हमेशा दबाते हैं या उस पर तरस खाते हैं। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसे अब तक इसलिए सह रहा था क्योंकि मेरे पापा और माँ ने भी कुछ नहीं कहा, पर अब मेरे लिए बहुत हो चुका है। मैं इतना गुस्से में हूँ कि अब ये सब और झेलना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे निराश दिखने का नाटक करना होगा। कसम से, काश मैं खुद को अभी रोने पर मजबूर कर पाता। कम से कम 2-4 आंसू ही निकाल लेता। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। दादाजी मुझे गले लगा लेती है। मैंने सच में ये सब नहीं सोचा था। मैं सोच रहा था कि क्या अब उन्होंने अपने पोते के लिए सच में थोड़ा अफसोस हो रहा है। ठीक है, अब यही मौका है। उनको एक बार फिर से चौंकाने का बिल्कुल सही समय है। मैंने कहा कि आप उन तीनों से दोस्ती क्यों नहीं करते? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उन तीनों से दोस्ती करें? कौन तीन? किसकी बात कर रहे हैं आप? जब मैं वहां बैठा था तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी। अगला राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को देश का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। अगर आपको पता ही नहीं कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो फिर आप सब उम्मीदवारों से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? आखिरकार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने का मतलब ही है कि उसके पास काफी ताकत होती है। क्या यह असंभव है? फिर वो कहते हैं यह असंभव क्यों होगा? दुश्मनों से ज्यादा दोस्त होना हमेशा बेहतर होता है। मुझे आज यही रुकना चाहिए। आज के लिए इतना बहलाना फुसलाना काफी है। डोजुन, क्या तुम अब बाहर खेलने जा सकते हो? दादाजी को कुछ काम है। ओह, और युंगजुन को बताओ कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहां से चले जाता हूँ। जी हाँ सर, आज से ही चुपचाप तीनों उम्मीदवारों का समर्थन शुरू कर दीजिए। तीनों उम्मीदवार? हाँ, उन तीनों को वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए और ये बात जरूर बता दीजिए कि मैं चाहता हूँ वो लोग हर मुद्दे को शांतिपूर्वक सुलझाएं। समझ गया सर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 साल के बच्चे से ऐसी समझदारी की बातें सुनने को मिलेंगी। आपने मुझे बुलाया सर? योंगजुन, मैं आज तुमसे दादा के तौर पर बात करना चाहता हूँ। ओह बिल्कुल दादाजी, मैं जानता हूँ कि आज मैंने बस सबकी बातें सुनी, अपनी राय नहीं दी। लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सोनियांग कॉर्प के सीईओ के रूप में नहीं, बस एक दादा की तरह। बिल्कुल खुलकर बताओ तुम क्या सोचते हो। मुझे नहीं लगता कि विरोध इससे ज्यादा बड़ा होगा। अगर राष्ट्रपति पुलिस और थोड़ी सी सेना भी तैनात कर दें तो मेरी राय में इसे आसानी से काबू में कर लिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि मौजूदा सरकार ही सत्ता में बनी रहेगी? हाँ सर, क्योंकि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी और मौजूदा राष्ट्रपति बहुत अच्छे दोस्त हैं। समय के साथ वही स्वाभाविक रूप से अगले राष्ट्रपति बनेंगे। मैं समझ गया। तो फिर मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा करना होगा और पूरी तरह से उसका समर्थन करना चाहिए। मैं तो बस तुम्हारी अपनी राय पूछ रहा था और तुम तो जैसे डर के मारे कांपने लगे। ठीक है, मैंने काफी सुन लिया, अब तुम जा सकते हो। पर सबसे छोटा ही क्यों? काश वो मेरा सबसे बड़ा पोता होता। सुनो, पिताजी ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब वो हमारे बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्या पिताजी ने ऐसा कहा? डोजुन, हाँ पापा। आज दादाजी के घर पर जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें डांटने नहीं वाला, क्योंकि तुम्हें अपने किए की सजा पहले ही मिल चुकी है। सॉरी पापा, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, बस इतना जरूरी है कि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम गलत थे। वैसे दादाजी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि तुम दोनों प्राइवेट ट्यूशन से पढ़ो। प्राइवेट ट्यूशन? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है सांगजुन। अगर तुम नहीं चाहते तो मत करना। तुम्हारा क्या ख्याल है डोजुन? मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार मुझे लगता है कि मुझे प्राइवेट ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी हालात हैं, शायद मैं खुद अपने टीचर को पढ़ाना शुरू कर दूंगा।
लेकिन क्या करूं, मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये दादाजी की इच्छा है। ठीक है पापा, मैं प्राइवेट ट्यूशन करूंगा। देखो बेटा, अगर तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत करो। मैं करूंगा पापा, मैं सीखना चाहता हूँ। फिर ठीक है, क्योंकि आप यही चाहते हो तो मैं व्यवस्था करूंगा। तभी मेरा भाई मुझसे बोला कि डोजुन, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया? अरे, उस कमीने गैंगजुन को रुलाने के लिए मुझे लगता है कि वो मूर्ख अपनी हद से ज्यादा कर चुका, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी था। इस इन्होंने देखा कि डोजुन के मम्मी और पापा डोजुन को प्राइवेट ट्यूशन करवाने के बारे में बात कर रहे थे, जो उसके दादाजी ने तय किया था। उस सीन के आगे हमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी लोगों को अपना भाषण दे रहा होता है। आज 29 जून 1987 की तारीख है। ये तारीख सिर्फ कैलेंडर में एक दिन नहीं, बल्कि उस दिन एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। प्रेसिडेंट पोस्ट की रेस अब एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बन चुका था। देश की जनता, नेताओं के बीच की टेंशन और फैक्टिनलिज्म अब खुलकर सामने आ रही थी। सरकार की ओर से ऐलान हुआ, राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन अब ऑफिशियल रूप से शुरू हो चुका है। लेकिन असली सवाल था, चेयरमैन जिन की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वो इस सत्ता की दौड़ में उतरेंगे या फिर कुछ बड़ा प्लान पहले से ही तैयार है? इस बातों को सारे टीवी और न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोजुन अपने स्कूल से घर वापस आता है। तभी उसे उसके घर का माली उसको बोलता है कि आपके दादाजी यहाँ आए हैं। डोजुन हैरान हो जाता है, दादाजी यहाँ क्या करने आए हैं? दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोजुन की मम्मी डोजुन के दादाजी से बात कर रही होती है। वो बोलती है, मैंने कभी भी एक बार भी कंपनी के समूह में हिस्सेदारी के लिए नहीं कहा। यही बात डोजुन के पिता के साथ भी हुई है और इस बार भी वही होगा। सब कुछ वैसे ही रहेगा। डोजुन की मम्मी और उसके दादाजी, उन दोनों के बीच बहस इस बात पर हो रही है कि डोजुन के दादाजी डोजुन को कंपनी ज्वाइन करवाना चाहते हैं और डोजुन की मम्मी इस बात पर राजी नहीं होती। डोजुन की मम्मी बोलती है कि आप क्या कह रहे हो? मैं समझ रही हूँ कि आपका क्या इरादा है, डोजुन को कामयाब बनाना ना, लेकिन वो कंपनी ज्वाइन करता है तो आप उसे कंपनी में ऊपर ले जाना चाहते हो, है ना? पर वो अभी सिर्फ 10 साल का है और मैं चाहती हूँ कि वो अपना भविष्य खुद तय करे। फिर डोजुन के दादाजी बोलते हैं कि क्या तुम्हें सच में अंदाजा है कि कंपनी में अपनी जगह बनाने का क्या मतलब होता है? डोजुन की मम्मी मन ही मन सोचती है कि मैं ससुर जी से माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। डोजुन की मम्मी बोलती है कि मैं और मेरे पति बस यही चाहते हैं कि डोजुन वही करे जो वो करना चाहता है। फिर डोजुन के दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी डोजुन वहां आ जाता। दादा। फिर डोजुन के दादाजी डोजुन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, आपका स्कूल कैसा था? डोजुन ये सब देखकर थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके दादाजी की ताकत कोई मामूली बात नहीं है। डोजुन सोचता है कि अगर मेरी माँ, जो हमेशा उनके सामने चुप रहती थी और आज मेरी वजह से उनसे बहस कर रही है, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर डोजुन अपने दादाजी की ऊंची आवाज सुनकर उनसे एक सवाल पूछा कि दादाजी, क्या आप गुस्सा कर रहे हैं? आप मेरी मम्मी से इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? फिर डोजुन के दादाजी जवाब देते हैं, नहीं, मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी आवाज तेज है। तभी डोजुन की मम्मी बोलती है, ऐसा नहीं है डोजुन, आपके दादाजी नाराज नहीं थे, वो बस मुझसे बात कर रहे थे। डोजुन को पता था कि उसकी मम्मी झूठ बोल रही है, क्योंकि डोजुन ने दोनों की बात सुन ली थी। डोजुन बोलता है कि आपको क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानता हूँ। आपकी आवाजें कितनी तेज थीं, सब सुना मैंने। मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो माँ ने कहा वो बिल्कुल सही था। मैं बड़ा होकर वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से। डोजुन का ये जवाब सुनते ही डोजुन की मम्मी और डोजुन के दादाजी दोनों हैरान हो जाते हैं। डोजुन मन ही मन सोचता है कि यही सही मौका है दादाजी को मुझ पर भरोसा दिलाने का। डोजुन बोलता है, क्योंकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दादाजी की तरह मैं एक बड़ी कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता हूँ। डोजुन के ये सब बोलते ही डोजुन के दादाजी और उसकी मम्मी हैरान हो जाते हैं। डोजुन के मुंह से ये सब बातें सुन के डोजुन के दादाजी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जो चाहते थे डोजुन
वही बनना चाहता है, अपनी एक कंपनी का चेयरमैन। दोजुन को दादाजी बोलते हैं, जैसे सोचा था, तुम वाकई मेरे ही पोते हो। ऐसे लोग हर दूसरी पीढ़ी में आते हैं। यही सच है। क्या सोचती हो बहू, अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा है ना? दोजुन की मम्मी इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है, तो क्या हमारा दोजुन भी मैनेजर के रूप में काम करने का सपना देखता है? दोजुन की मम्मी बोलती है कि ससुर जी, मैं एक और कप टी और ले आती हूँ। दोजुन के दादाजी बोलते हैं, अरे ठीक है, हाँ, तुम इसे दोजुन के कमरे में दे आओ, क्योंकि मुझे अपने पोते से कुछ बात करनी है। फिर दोजुन की मम्मी वहाँ से चले जाती है। दोजुन अपनी मम्मी को इमोशनल देखकर सोचता है कि माँ अचानक ऐसी इमोशनल क्यों हो गई। हालांकि वो आमतौर पर ऐसी नहीं करती। ये नहीं हो सकता। क्या ये बहू शब्द के कारण है? क्योंकि उन्हें आमतौर पर इस तरीके से कोई नहीं बुलाता। दोजुन की मम्मी दोजुन से नाराज थी क्योंकि दोजुन कंपनी ज्वाइन करना चाहता था और दोजुन की मम्मी उसके साफ खिलाफ थी। शायद दादाजी ने हम सबको अपना मान लिया है, इसलिए मम्मी इमोशनल हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोजुन और उसके दादाजी दोजुन के कमरे में होते हैं और उसके दादाजी बोलते हैं, दोजुन, क्या आपको याद है कि आपने मुझे उस दिन क्या कहा था? दोजुन बोलता है, क्या? उन तीनों से दोस्ती करने वाली बात। ओह, वो 3 ताकतवर दोस्त। यहाँ दोजुन और उसके दादाजी उन ताकतवर दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं जो कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। दोजुन के दादाजी बोलते हैं, मैं दोस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ और जैसा आपने कहा, मैंने उन 3 दोस्तों को उपहार भेजे उनके साथ घुलने मिलने के लिए। दोजुन बोलता है, क्या ऐसा है? बेशक मुझे याद है, क्योंकि यही कारण है कि आप आज मुझसे मिलने आए हो। दोजुन और उसके दादाजी का प्लान ये है कि दूसरे कंपनी के चेयरमैन से दोस्ती कर लें और दूसरी कंपनी वाले हमसे दुश्मनी नहीं रखे। उन 3 ताकतवर चेयरमैन से दोस्ती से सोनयांग कंपनी सबसे ताकतवर कंपनी बने। दोजुन बोलता है, आपने मेरी बात बस सुनी और सीधे ही तोहफे भिजवा दिए, इतनी जल्दी? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, है, लेकिन आज तो कुछ अजीब सा हो गया है। वो तीनों दोस्त, मैं चाहता था कि हम अच्छे से मिलजुल कर रहें, लेकिन हम में बहस होने लगी। दूसरा और तीसरा दोस्त दोनों ही पहले वाले की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं परेशान हूँ। अब मुझे उनमें से सिर्फ एक को ही दोस्त चुनना होगा। दोजुन बोलता है, लेकिन दादाजी, ये तीनों लोग जैसा आपने कहा था, क्या ये सच में किसी चुनाव जैसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, ये सभी लोग अध्यक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोजुन बोलता है, तो यदि दूसरे और तीसरे स्थान वाले एक साथ जीतते हैं तो क्या वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनेंगे? दोजुन के दादाजी बोलते हैं, नहीं, हमारे देश में कोई उपराष्ट्रपति नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही राष्ट्रपति होता है। दादाजी, अगर उपाध्यक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है तो दूसरा और तीसरा स्थान एक साथ क्यों काम करेगा? क्योंकि उन तीनों में से सिर्फ एक ही कंपनी का अध्यक्ष बन सकता है। वे सेना में शामिल क्यों नहीं हुए? दोजुन बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरे नंबर वाला शायद बिना कुछ पाए दूसरे नंबर वाले की मदद नहीं करेगा। 10वें या 20वें नंबर वाला नहीं, अगर आखिरी नंबर वाला भी पहले नंबर वाले की मदद करे तो भी तीसरा नंबर वाला ऐसा कभी नहीं करेगा। दोजुन के दादाजी सोचते हैं, इसलिए उन दोनों के साथ मिलकर काम करने का कोई मौका नहीं है। दोजुन के दादाजी दोजुन से बहुत खुश थे क्योंकि कंपनी को संभालने और समझने मदद करने वाला उनका पोता था। दोजुन इतना समझदार इसलिए है क्योंकि वो पिछले जन्म में एक 25 साल का आदमी था। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन उसकी सोचने और समझने की ताकत पहले जैसी ही है। क्योंकि दोजुन पिछले जीवन में काफी कुछ जान चुका था, उसे अभी काफी मदद मिल रही है। दोजुन सोचता है कि जैसा लग रहा है उसके उल्टा वो दोनों लोग सेना में शामिल नहीं हुए। भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने या बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इस बात को एक अलग तरीके से देखना चाहिए और कुछ चीजों को लेकर जो कंफ्यूजन है वो भी साफ करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं उन्हें ये थोड़ी सी बात भी बता दूं तो चेयरमैन जिन सब कुछ खुद ही समझ जाएंगे। दोजुन के दादाजी सोचते हैं, सोनयांग ग्रुप के बड़े लोगों के साथ साथ जिन बाकी जरूरी लोगों से मैं मिला और मैं अकेला था जिसने ये कहा था कि कोई एकीकरण नहीं होने वाला। और एक तरफ
दोजुन सोच रहा था कि बेशक मेरे दादाजी ऐसा सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे वर्तमान में राजनीतिक स्थिति और मामलों की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उनका दिल पूरी तरह जीत लूंगा। दोजुन के दादाजी सोच रहे थे कि दोजुन मानव के लालच को देखने में सक्षम है और दोजुन को देख के बोलते हैं, कितना होशियार बच्चा है मेरा बच्चा। और दूसरी तरफ दोजुन सोचा है, वही हुआ जो मैंने सोचा था। सुनियांग के सो यानी मेरे दादाजी पर मैंने पूरी तरह से भरोसा जीत लिया है। फिर हम देखते हैं कि दोजुन अपने मम्मी और पापा को कन्वेंशन करता है कि मुझे वेस्ट कोस्ट यानी डांगजिन जाना है। उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं, अचानक ऐसा क्यों? दोजुन अपने मम्मी और पापा से झूठ बोलता है कि मेरी किताब में लिखा है कि ये देश की अकेली जगह है जो नॉर्थ सी की तरफ है, इसलिए मैं इसे खुद जाकर देखना चाहता हूँ। दोजुन अपनी मम्मी पापा से झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको अपने पुराने घर यानी यू योनवो के घर जाना चाहता था। दोजुन सोच रहा था कि यू योनवो कब क्या कर रहा होगा। फिर दोजुन अपने घर पहुंच जाता है, वो घर जिसमें वो पला बढ़ा। दोजुन अपने घर पहुंच तो जाता है, लेकिन वो थोड़ा घबरा जाता है। सोचता है, अगर मैं किसी तरह अपने माता पिता से मिलूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? क्या होगा अगर मैं अचानक उन्हें माँ और पिता कहूं? तभी दोजुन के पिछले जीवन के मम्मी पापा दोजुन को देख रहे होते हैं। दोजुन अपने मम्मी पापा को देखते ही इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है, मेरे प्यारे मम्मी पापा, वे दोनों अब भी यहीं हैं। तभी आवाज आता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दोजुन की मम्मी थी। तभी दोजुन के पापा भी बाहर आ जाते हैं। बोलते, क्या हुआ? उसकी मम्मी बोलती, ये बच्चा हमारे घर के सामने रो रहा है। उसके पापा बोलते हैं, क्या ऐसा है? क्या आप शायद घर का रास्ता भूल गए हैं बेटा? दोजुन घबरा कर जवाब देता है, नहीं, मैं अपने दोस्त का घर ढूंढ रहा हूँ। दोस्त? दोजुन बोलता है, हाँ, उसका नाम योनवो है। क्या आप जानते हैं? उसके मम्मी पापा एक दूसरे से बात करते हैं कि योनवो, मुझे नहीं पता कि यहाँ इस नाम का कोई बच्चा है या नहीं। क्या मुझे योनजी से पूछना चाहिए? क्या उसके स्कूल में योनवो नाम का कोई बच्चा है? दोजुन सोचता है, योनजी ये कौन है? दोजुन उनसे पूछता है, एक्सक्यूज मी, योनजी कौन है? योनजी? वो हमारी बेटी है। दोजुन सोचता है, अतीत में हमारे घर में योनजी नाम का कोई बच्चा है ही नहीं, तो अब वे मुझे नहीं जानते। क्योंकि दोजुन के पिछले जीवन का नाम योनवो था, तो उसके मरने के बाद उसका अस्तित्व है ही नहीं। अब यू योनवो नाम का व्यक्ति मौजूद नहीं है। पिछले सीन में हमने देखा कि दोजुन अपने पिछले जीवन के मम्मी और पापा से मिलने गया था, लेकिन उसके मम्मी और पापा दोजुन को नहीं जानते थे, क्योंकि दोजुन के मम्मी और पापा इस जीवन में उनका कोई बेटा नहीं था, बल्कि बेटी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोजुन के दादाजी कुछ सोच रहे होते हैं। दोजुन ने जो कहा था वो सही था। कुछ महीने पहले जब करंट गवर्नमेंट ने सरेंडर का ऐलान किया था, तब सारी बड़ी चेबॉल बिजनेस ग्रुप कंपनीज यंग किम के साथ टाई अप करने में लगी हुई थीं। मुझे इंटीग्रेशन से जुड़ी किसी भी स्टोरी पर कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उनमें से कोई एक नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। हालांकि मैंने दोजुन की बातों को ध्यान से सुना और रूलिंग पार्टी को दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट था। यांग किम को तो बस पॉकेट मनी दी गई थी। ये सोचना कि दोजुन के आइडियाज हमारी कंपनी के लिए इतनी बड़ी हेल्प बन जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोजुन अपने घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ जो मैं पहले से जानता था उससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी सिक्योरिटी कम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस फैमिली में मुझे पैदा होना चाहिए था उसमें कोई यून ह्युनवू नहीं था, बल्कि एक डॉटर थी। इसका मतलब ये भी है कि फ्यूचर के बारे में मैंने जो डिटेल्स लिखी हैं वो भी बदल सकती हैं। नहीं, क्या मुझे ये कहना चाहिए कि फ्यूचर पहले ही चेंज हो चुका है क्योंकि चेयरमैन जिन यंगचोल मुझे पसंद करने लगे हैं? ये फैक्ट कि फ्यूचर बदल गया है, इसका मतलब है मेरा सबसे पावरफुल वेपन बेकार हो सकता है। 20 साल का होने से पहले मुझे ऐसा फाउंडेशन ढूंढना होगा जो सुनियांग ग्रुप को निगल सके। 10 सालों में चेयरमैन जिन यंगचोल हॉस्पिटल में पूरी तरह से गुमसुम पड़े होंगे, बस अपनी डेथ का इंतजार कर रहे होंगे। उससे पहले मुझे अपने फादर के पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स हो सकते हैं वो ट्रांसफ़र करने होंगे, ताकि वो मेरे गॉडफादर जिन यंकी के खिलाफ पावर के लिए फाइट कर सकें। दोजुन अपने पिछले जीवन के बदले के बारे में सोचता है कि कंपनी और कंपनी के एसईओ चेयरमैन जिन यंगचोल किस तरह से नष्ट किया जाए। सोचता है, और मेरे 20th बर्थडे से पहले वो कार एक्सीडेंट
मुझे अपनी खुद की डेथ को रोकना होगा। जब मैं यून ह्यूनवू के तौर पर रहता था, मैं जिन फैमिली के सारे पर्दे के पीछे के काम साफ करता था। लेकिन अब मेरी करंट सिचुएशन को देखते हुए ये फैमिली वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं, क्योंकि उस अनलकी कार एक्सीडेंट की वजह से सुनयांग फैमिली की डेथ हो गई थी। और क्योंकि इस फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी में पीछे धकेल दिया गया था, यून ह्यूनवू के टाइम पर किसी ने भी इस फैमिली की डेथ की परवाह नहीं की। डोजुन अपने डेथ के बारे में सोचता है कि अपने आप को मरने से कैसे बचाऊं। वो सोचता है कि वाकई अनलकी है कि मुझे उस कार एक्सीडेंट के बारे में कोई भी यूजफुल डिटेल याद नहीं आ रही। सबसे पहले मुझे अपनी डेथ से बचना होगा। अगर मैं जिन यंगचुल को थोड़ा और जीने में हेल्प करूं, तो क्या फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा? डोजुन ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी मम्मी उसे आवाज देती है, डोजुन, अब अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। डोजुन बोलता है, यास मॉम। फिर डोजुन वहां से चले जाता है। वो सोचता है, मैं इस सिचुएशन को लेकर चाहे जितना भी वरी करूं, इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। हर रोज बस जीते रहना, अपने एक्शंस पर सोचते रहना और उनके रिजल्ट्स चेक करना। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डोजुन अपने दादाजी के घर में होता है। डोजुन को उसके दादाजी देखकर बोलते हैं, क्या हमारा छोटा बच्चा यहाँ है? डोजुन सोच रहा था, अरे हर चीज पर इतना सोचते रहना, यहाँ तक कि उसकी आदत पड़ जाना, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है। डोजुन को उसके दादाजी बोलते हैं, अब बैठ जाओ। डोजुन सोचता है कि क्या वो मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिना किसी को नोटिस किए। डोजुन मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम सुबह से ही न्यूज़ पर नज़र रख रहे हैं, जब वो रिजल्ट्स जिन पर हमने बेट लगाया था सक्सेसफुल हुए होंगे तो वो ज़रूर खुश हुए होंगे। फिर डोजुन अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी क्या कुछ अच्छा हुआ है? डोजुन के दादाजी बोलते हैं, हाँ ये सही है कि दादाजी खुश हैं। मैं खुश हूँ कि मुझे हमारा डोजुन देखने को मिला, इसीलिए दादाजी तुम्हारे लिए हर टेस्टी चीज़ और हर टॉय खरीदेंगे जो तुम चाहते थे। डोजुन बोलता है, क्या आप मेरे ग्रेड जानते हैं? ग्रेड? दादाजी सोचते हैं कि मुझे लगा कि शायद वो अपना वो वादा भूल गया होगा, क्योंकि मेरी गाइडेंस की वजह से उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया और उसके रिजल्ट में कम से कम 5 साल तक सुनयांग के लिए मुश्किल रास्ता तैयार हो गया। फिर डोजुन बोलता है, हाँ मुझे अपने सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट क्लास मिली, मुझे हर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स मिले हैं। डोजुन के दादाजी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स मिले? डोजुन बोलता है, हाँ मैं अपनी कक्षा में अकेला था जिसे 100% अंक मिले। डोजुन के दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हम तुम्हारे लिए हॉर्स भी नहीं खरीद सकते। डोजुन मन ही मन सोच रहा था, आपको सच में लगता है कि मुझे हॉर्स जैसी चीजों में इंटरेस्ट होगा? मैं हॉर्स को तो बस एक एक्सक्यूज की तरह यूज करूंगा ताकि बड़ी चीजें हासिल कर सकूं। डोजुन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो हॉर्स राइड भी नहीं कर सकता। एक बार जब मैं विंटर के दौरान हॉर्स राइडिंग सीख लूं तो आप बाद में मेरे लिए इसे खरीद सकते हैं। लेकिन दादाजी, अगर ये सिर्फ वादे की वजह से नहीं है तो फिर क्यों? डोजुन के दादाजी कहते हैं, हमारे डोजुन की बदौलत दादाजी की कंपनी पहले से भी ज्यादा बड़ी हो पाई और इसका मतलब ये है कि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। डोजुन बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे हमारे वादे से भी बड़ी चीजें दे सकते हैं? डोजुन के दादाजी बोलते हैं, बिल्कुल, और हाँ मुझे तुम्हें बड़ी बड़ी चीजें देनी ही होंगी। चलो सोचते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक असली हॉर्स खरीदने के लिए अग्री किया था, तो अब तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी चीज सही रहेगी? डोजुन बोलता है, दादाजी अगर हमें हॉर्स मिल भी जाए तो क्या हम उसे जेजू के पास्चर चरागाह में नहीं रखेंगे? मैं हॉर्स राइड करने के लिए रोज जेजू नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? डोजुन के दादाजी बोलते हैं, हाँ ये सच है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर तभी उनके दरवाजे से आवाज आती है, knknock knock। डोजुन के दादाजी बोलते कि सबसे पहले क्यों ना सोचते सोचते खाना खा लें। डोजुन बोलता है, आप भी खाइए दादाजी। ठीक है। देखो डोजुन, अगर तुम रोज हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो क्या हमें तुम्हारे लिए एक और पास्चर चरागाह बनाना पड़ेगा? डोजुन बोलता है, सच में? डोजुन मन ही मन सोचता है, बस यही तो मैं सुनना चाहता था। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, हाँ ये सच है, मैं तुम्हें एक ऐसा पास्चर चरागाह गिफ्ट करूंगा जहां डोजुन आप जब चाहे जा सकते हैं। कैसा लगा? डोजुन बहुत खुश हो जाता है और अपने दादाजी को गले लगा लेता है। डोजुन मन ही मन सोच रहा था कि ये बहुत अच्छा हुआ, उन्हें मुझ पर भरोसा दिलाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन दादाजी, ये पास्चर कहाँ होगा?
डोजुन के दादाजी बोलते हैं, सोल के नॉर्थ में अगर आप थोड़ा आगे जाएं तो वंडंग नाम की एक जगह है। वहां पहले से ही एक पास्चर मौजूद है, उसे खरीदना अच्छा रहेगा। डोजुन हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह जो वो चाहता था वो उसे नहीं मिला। नहीं, ये वो जगह नहीं है जहां मैं चाहता हूं। डोजुन के दादाजी डोजुन को उदास देखकर उससे पूछते हैं, क्यों? क्या आपको यह पसंद नहीं है? डोजुन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे यह पसंद है, लेकिन मेरा घर गंगनम में है, इसीलिए यह बहुत दूर है। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, सियोल के दक्षिण में तो कोई भी चारागाह नहीं है। सियोल के नीचे की तरफ तो कहीं घोड़े चराने की जगह ही नहीं है। डोजुन बोलता है, लेकिन हम अपने लिए एक तो बना ही सकते हैं। क्या? किसे बनाओ? डोजुन के दादाजी जोर जोर से हंसने लगते हैं। डोजुन मन में सोचता है, क्या हुआ, आखिर दादाजी हंस क्यों रहे हैं? डोजुन, सुनियांग की कुल 48 शाखाओं में से सिर्फ 19 ही ऐसी हैं जिन्हें मैंने अपनी मेहनत और सूझबूझ से खुद खरीदा था। बाकी सब तो मुझे विरासत में मिली और बाकी शाखाएं हमारी नहीं थीं शुरू से, उन्हें हमने बाद में खरीदा था। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, जिन कंपनियों को मैंने जमीन से उठाया वो उस वक्त बस अपनी शुरुआत में थीं, विकास की पहली सीढ़ी पर, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है और यही तरीका है जिससे आप लोगों से जुड़ते हैं और कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं। डोजुन मन में सोच रहा है, क्या उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इस तरह से एक स्टेबल कंपनी बनाना चाहता है? डोजुन के दादाजी सोच रहे थे, अगर आप सच में कुछ चाहते हैं तो आप उसे खुद बना सकते हैं। यही असली सोच है, खुद पर भरोसा और कुछ कर दिखाने का जज्बा। मैं इस सोच का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे बनाने की हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, डोजुन तो तुम्हारा पहला कदम तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा और मैं इसे शुरू करने में आपकी मदद करूंगा। फिर डोजुन के दादाजी अपने कर्मचारी को आवाज लगाते हुए बोलते हैं, ग्योंगीडू और सियोल का नक्शा लाओ। दूसरा आदमी बोलता है, जी सर। डोजुन मन में सोच रहा था कि अगर वे उसे नक्शा लाने के लिए कह रहा है तो जरूर कोई अच्छी बात होगी। फिर डोजुन को उसके दादाजी बोलते हैं, अब देखते हैं कि डोजुन तुम कितना समझदार हो। फिर उसके दादाजी बोलते, डोजुन तुम बस ये बता दो कि तुम्हें चारागाह कहाँ चाहिए, मैं वहीं खरीद लूंगा, बस जगह को निशान लगा दो। डोजुन सोचता है, फाइनली मैं दुनिया भर में कई चारागाह बनाना चाहता हूँ। अगर मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि कौन सी जमीनें अगले 10-20 साल में महंगी होने वाली हैं, तो मैं अभी से उन पर दाम लगाकर सब कुछ बदल सकता हूँ। डोजुन सोचता है, क्या सुनियांग भविष्य में स्थिर रहेगा? ये तय करेगा हमारा आज का नजरिया, हमारी योजनाएं और वो हिम्मत जो हम दिखाएंगे। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, हर फैसला भविष्य की नींव बनाता है, इसलिए सोच समझकर और सावधानी से चुनो। बेशक सियोल शहर का केंद्र हमारी पहुंच से बाहर है और हमें शहरी क्षेत्रों से बचकर चलना होगा। डोजुन बोलता है, यह जगह आपके घर से थोड़ी दूर लगती है, क्या ऐसा है? डोजुन के दादाजी अपने कर्मचारी से बोलते हैं, इस जगह की लोकेशन ठीक से चेक करो, देखो तो सही ये जगह कहाँ पड़ती है। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, चलो अपना खाना खत्म करें। डोजुन बोलता है, हाँ। डोजुन के दादाजी डोजुन से सवाल पूछते हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है डोजुन? क्या स्कूल में आपने दोस्त बनाए हैं? डोजुन बोलता, हाँ। हाँ। डोजुन सोच रहा था, मेरे आसपास कोई दोस्त नहीं है। अगर मेरी मानसिक उम्र 40 है तो मैं बच्चों से दोस्ती कैसे करूंगा? तभी पीछे से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? वो दूसरा आदमी बोलता है, ये एरिया सदर्न ग्रीन जोन है और ये एक ऐसे रीजन से कनेक्टेड है जहाँ डेवलपमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक ऐसी हरियाली जो खीरे के खेतों, खरबूजे के फार्म्स और कई तरह की फसलों से भरी हुई है। डोजुन बोलता है, और क्या है उस जगह में? यहाँ का ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है, इसलिए यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है एंड डेवलपमेंट इज़ क्वाइट स्लो बिकॉज ऑफ दैट। और जो सबसे नज़दीकी लोग यहाँ रहते हैं वे सभी गरीबी में जी रहे हैं। उस जगह को हमेशा कम विकास की संभावना वाला क्षेत्र माना गया था। डोजुन के दादाजी सोचने लगते हैं, तब वहाँ चारागाह बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डोजुन के दादाजी बोलते हैं, ऐसी ज़मीन ढूंढें जिसे हम खरीद सकें कम से कम 50,000 एकड़ ज़मीन के साथ। वो दूसरा आदमी बोलता है, यस चेयरमैन। डोजुन मन ही मन सोचता है कि मैंने कर दिखाया। डोजुन, आपने जो ज़मीन चुनी है वह सिर्फ मिट्टी से भरी ज़मीन है। डोजुन के दादाजी बताए हैं, अगर मैं होता तो मैं वह ज़मीन नहीं खरीदता, लेकिन इस बार बात आपकी है। डोजुन बोलता है, हाँ दादाजी, मैं इसे याद रखूंगा और ध्यान में रखूंगा। डोजुन सोच रहा था, नया बुंडैंग शहर बनेगा,
और मैं 5,000 एकड़ के मालिक, और सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा।